एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख के सारा नोट्स, मैं तो कहती हूँ कि साथ ही साथ लिखते चलो। तो अगर आप साथ ही साथ सारा नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो देन आपको बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना कर लो, यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्ज़ाम। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस। इसमें मेन टॉपिक्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है सेल सेल इंटरेक्शन, जिसमें हमें सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, जिनको हम कैम कहते हैं, और सेल्यूलर जंक्शंस लाइक एडहेसिव जंक्शन, कोहेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब थर्ड पॉइंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री ऑफ सेल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूनिट 1 में दिया गया है कि हमें साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना है। तो हम मेन साइंटिस्ट जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आएंगे उनके साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, ये इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था एक कॉर्क में, तो इसीलिए इनका नाम हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। ठीक है, तो सेकेंड आते हैं एंटोन वॉन लीवेनहुक। 1674 में इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल था, बट जो एंटोन वॉन लीवेनहुक ने देखा वो लिविंग सेल था। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूजिंग अ माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब आते हैं थर्ड साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड सॉन। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है, एक बॉटनिस्ट है। इन्होंने सेल थियरी दिया था, दे प्रपोज्ड सेल थियरी। अब आते हैं फोर्थ साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो। 1855 में इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मतलब कि जैसे कोई सेल है वो ऐसे ही खुद से नहीं बन गया, वो पहले कोई सेल रहा होगा उससे बना। इसका मतलब यही है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलते हैं हम आगे, देखते हैं व्हाट इज सेल। तो सेल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी जो एक लाइन वाली डेफिनेशन है, अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही तक बेसिकली हम याद रखते थे बचपन में, थोड़ा सा हमें और बढ़ा देना है। दैट कैन कैरी आउट ऑल वाइटल लाइफ प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो ये हो गई कुछ बेसिक डेफिनेशन सेल की। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेल के टाइप्स, प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल में देखेंगे। अ प्लांट सेल इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन प्लांट्स। अब यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं बता दूं सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्लांट सेल इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन प्लांट्स। It has rigid cell wall, large central vacuole and chloroplast, which enables it to perform photosynthesis and maintain structural rigidity. तो एक प्लांट सेल में क्या क्या होता है बेसिकली हम वो देख रहे हैं। तो एक रिजिड सेल वॉल होता है जो उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वही एनिमल सेल में ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल की यही खासियत है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है हमारा। ओके, एंड मेंटेन स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। देखते हैं प्लांट सेल की डिफिनेशन। अ यूकैरियोटिक सेल दैट कंटेन्स अ सेल वॉल, एक यूकैरियोटिक सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करवाता है, और स्टोरेज ऑफ स्टार्च को भी स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं प्लांट सेल।
ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अभी हम इनका डिफरेंस अच्छे से समझेंगे ताकि हमें डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। अगर हमें डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो हम वो भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। किसी भी डेफिनेशन को याद करने के लिए या कोई भी चीज़ अच्छे से समझने के लिए हमें उसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझना होता है, तो सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती है। ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। ओके, तो जो हमने बात की थी कि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, तो वो ये वैक्यूल है। ये है प्लांट सेल का वैक्यूल और ये है एनिमल सेल का वैक्यूल। आप डिफरेंस देखो, प्लांट सेल में बड़ा सा है और एनिमल सेल में छोटा सा है। अब देखते हैं कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में प्रेजेंट है, और ये है गल्गी बॉडी और ये है गल्गी बॉडी, ये भी दोनों में प्रेजेंट है। ये है न्यूक्लियस और ये भी, इसमें भी दोनों प्रेजेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये भी दोनों में सेम है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें नहीं, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। और वहीं एनिमल सेल में हम देख रहे हैं कि ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है और ये प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट है। छोटे छोटे बॉल्स टाइप के दिख रहे हैं, ये है वेसिकल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, प्लांट एनिमल सेल की तरफ। तो एनिमल सेल में हम देखेंगे एन एनिमल सेल इज ऑल्सो अ यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल की तरह ये भी यूकैरियोटिक सेल है, बट इट लैक्स ए सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। हमने देखा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वही एनिमल सेल में यूकैरियोटिक सेल तो ये भी है, पर इसमें अपने सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ये हो गया। इट हैज सेंट्रियोल्स स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। दीज सेल्स आर जनरली फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल। ओके, ये मूव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक सेल दैट लैक्स ए सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड इट इज़ एडाप्टेड फॉर मोटिलिटी, और ये मूव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, एंड वेरिड फंक्शंस इन एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल सेल। ये सारी डेफिनेशंस हमें याद करनी है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंस की तरफ, जो मेन पॉइंट्स है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है सेल वॉल। ओनली प्लांट सेल्स हैव रिजिड सेल्यूलोज वॉल दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट with chlorophyll for photosynthesis absent in animal cells. Vacuoles. Third है vacuoles. Plant cells have large central vacuole. Animal cells have small scattered vacuoles. छोटे छोटे vacuoles होते हैं इसमें. Centrioles present in animal cell and help in mitotic spindle formation, जो कि हम cell cycle and division में पढ़ेंगे. Typically absent in higher plant cells. Okay, तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। एनर्जी स्टोरेज की बात करें अगर, तो प्लांट स्टोर्स एनर्जी एज स्टार्च, वहीं एनिमल्स स्टोर्स इट एज ग्लाइकोजन। तो प्लांट सेल्स अपने एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और वहीं एनिमल सेल्स अपने एनर्जी को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉन्ग में आता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। Plasma membrane is a thin, elastic, semi-permeable living boundary membrane surrounding the cytoplasm of cell and regulating the movement of substance into and out of the cell. It is called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आसान शब्दों में समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ऐसे समझते हैं, ये हो गया एक सेल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे ये समझ लो ये साइटोप्लाज्म है, अंदर का लिक्विड। तो ओके, और इसका अगर हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे इस बाउंड्री का और इसको ये निकाल देंगे, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बायोलिपिड लेयर। तो इसको हम अच्छे से खोल के पढ़ेंगे कि इस बाउंड्री में इसका एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इस बाउंड्री में होता क्या क्या है, कैसी चीज़ें अरेंज हैं। तो आगे हम इसका देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। तो
ये तो उसका डेफिनेशन में हम आसानी से लिख सकते हैं, ये इसमें कुछ याद करने का ही नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट लिविंग selectively permeable membrane of the cell that encloses the cytoplasm and separates the internal content ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म को और इंटरनल कंटेंट है जो उसके अंदर, उन सबको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है, सेपरेट करता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। जो ये एम्बेडेड प्रोटीन वाली बात है वो ये है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है वो एम्बेडेड प्रोटीन। ओके, तो ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। राइटिंग मेरी गंदी है, उस पर ध्यान मत दे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे composition of plasma membrane according to the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson in 1972. The plasma membrane has the following structures। जो सिंगर एंड निकोलसन है ये साइंटिस्ट है, इन्होंने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसका जो है स्ट्रक्चर बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है। अब हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या इन्होंने बताया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड एंड हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग टेल्स। अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं। दिस अरेंजमेंट अलाउज द मेम्ब्रेन टू बी सेमी परमिएबल। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर में, जो ये हेड्स है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है लविंग, तो अगर हाइड्रोफिलिक बोल रहा है तो हाइड्रोफिलिक मतलब होता है हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब होता है लविंग। तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। अगर इनके कांटेक्ट में वाटर आता है तो ये उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं सेल के अंदर। वहीं ये जो टेल्स होती हैं ये देखिए, ये तो हेड्स हो गई दोनों, और ये है हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रोफोबिक टेल्स, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया और फोबिक मतलब होता है कि जो चीज़ हमें ना पसंद हो, इसलिए ये अंदर की तरफ है क्योंकि ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहते। सो दैट्स वाई जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ है एंड हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ है। स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया है। अब इसके बारे में और क्या क्या है वो देखते हैं। सेकेंड है प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ये लिपिड के जो लेयर होता है उसमें एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि उसमें धंसे हुए होते हैं। एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नल ट्रांसमिशन। ये कोई भी जैसे बाहर से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर तो वो उसमें मदद करते हैं और सिग्नल ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं। एंड पेरीफेरल मतलब कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड्स में ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये होते हैं लूजली अटैच्ड टू द सरफेस, इन्वॉल्व इन सपोर्ट एंड सेल रिकग्निशन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उस पर ये लूजली अटैच होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सेल रिकग्निशन में भी हेल्प करते हैं। एंड आगे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates present in the outer surface as glycoproteins and glycolipids helps in cell recognition and adhesion। अब आते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। इन एनिमल सेल में जो प्रेजेंट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, ये सेलेक्टिव होते हैं। अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर लाना है तो वो पहले देखेंगे कि ये अंदर आ सकता है या नहीं। लाइक रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। कौन सा आयन अंदर आ सकता है, कौन सा नहीं, कौन सा न्यूट्रिएंट को अंदर लाना है, कौन सा बाहर करना है, वो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है और शेप को मेंटेन करके रखता है सेल का। तीसरा है कम्युनिकेशन, कंटेन्स रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जो सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन, ये शॉर्ट्स में आएंगे इसके टाइप्स। तो अब हम देख लेते हैं। इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट पे आता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट हो गए। सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्ट एज मार्कर फॉर सेल आइडेंटिटी, ये सारे फंक्शन से हमें पॉइंट वाइज लिखने हैं एक एक। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। अलाउज लार्ज मॉलिक्यूल्स टू एंटर एंड एग्जिट द सेल, ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हो गए। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन्स द बाइकॉन्केव शेप एंड कंट्रोल्स द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये जो ब्लड होता है हमारा बाइकॉन्केव शेप का होता है, उसमें उसका शेप मेंटेन करता है एक तो, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को भी कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन प्लांट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज जस्ट बीनीथ द सेल वॉल एंड रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट, और प्लांट्स में भी ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है और रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो वही अभी हमने जो देखा कि अगर ये सेल वॉल है तो इसके अंदर क्या आएगा क्या जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, और जो कि होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली मतलब ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा आयन कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर आएगा, कौन सा आयन और न्यूट्रिएंट बाहर जाएगा। ट्रांसपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू पैसिव एंड एक्टिव टाइप बेस्ड ऑन एनर्जी यूजेज। अगर हम कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो उसमें एनर्जी तो लगेगा ही, एनर्जी लगेगा, किसमें कितना एनर्जी लग रहा है उस बेसिस पे हमने ट्रांसपोर्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जिसमें एनर्जी का खर्च ना हो, मतलब एटीपी यूज ना हो। तो इसमें सबसे पहला आता है ए, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2, इनका मूवमेंट होता है। नो कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड, मतलब कि इसमें किसी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद डिफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन इंटरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाती हैं, और वो एल्विलाई से, ये है एल्विलाई हमारा, ये सारे हैं एल्विलाई, और ये हमारी ब्लड की पाइप। तो लंग से ये इस एल्विलाई से हमारे अंदर जो ब्लड ऑक्सीजन आता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है जो हमारे लंग्स में, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। इसमें O2 आता है हमारे ब्लड्स में और CO2 जाता है ब्लड से डिफ्यूज़ होके ये लंग्स में जो जाता है, इसी को हम सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। सेकेंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वाया चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स। अब जैसे मान लीजिए ये कोई बैरियर है, अब हमें ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हमें इस तरफ ले जाना है और ये डायरेक्टली नहीं जा सकते, इनके लिए हमें कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए जो हमें इस रास्ते से उधर ले जाए। तो ये हो गया चैनल या प्रोटीन, ये हो गए कैरियर प्रोटीन। ये हमारा कैरियर प्रोटीन, ये इसमें बैठेगा और ये ऐसे ऐसे करके ये घूम जाएगा और हमारा कैरियर प्रोटीन को लाके इधर छोड़ देगा। तो एक प्रकार से ये जो चैनल है या फिर कैरियर प्रोटीन, ये इस मॉलिक्यूल को हेल्प कर रहा है दूसरी तरफ जाने के लिए। फॉर पोलर लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कैरियर प्रोटीन्स का यूज होता है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। अब आते हैं हम लास्ट अपना थर्ड, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
जो ये है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करवाना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। मान लीजिए ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है लाइक कोई सॉलिड। अब इधर पानी की मात्रा बहुत कम है और इधर ज़्यादा है, तो अब हमें इस तरफ मूव करवाना है, तो ये एब्जॉर्व कर लेगा एक प्रकार से। देखिए कि इसको ऐसे समझिए, लाइक एक सीड को हम अगर एक ग्लास में डाल दें तो पानी तो बहुत सारा है ग्लास में, और वो सीड एक सॉलिड है, वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्व कर लेगा, वो होगा थ्रू ऑस्मोसिस और वो फूल जाएगा सीड। तो इसका एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर इन प्लांट। जो हमारे पेड़ की जड़ें होती हैं, छोटी छोटी रूट हेयर्स होती हैं, उसमें वो पानी को एब्जॉर्व करती हैं। कैसे? ऑस्मोसिस के थ्रू, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। जो रूट हेयर वो एक सॉलिड है, उसमें हाई सोल्यूट उसको मान लेंगे क्योंकि उसमें पानी की कमी है, तो वो हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। और वहीं पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे उसको हम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो वो रूट हेयर पानी को एब्जॉर्व कर लेगा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड आ जाता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने देखा था 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, एक पैसिव, एक एक्टिव एंड थर्ड वन इज फैसिलिटेटेड। एक्टिव में आ जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट is the movement of substance against the concentration gradient low to high using ATP and carrier proteins is called active transport। जो अभी हमने देखा ऑस्मोसिस में, उसमें भी लो टू हाई जा रहा था लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही थी। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो मूवमेंट हो रही है, बट इसमें एनर्जी का यूज हो रहा है और प्लस कैरियर प्रोटीन्स भी लग रहे हैं साथ में, तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो बेसिकली जिसमें एनर्जी यूज होगा वो एक्टिव, जिसमें एनर्जी नहीं यूज होगा वो पैसिव। फीचर्स इसके क्या क्या है? ये रिक्वायर्स एनर्जी एज एटीपी, इन्वॉल्व स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स लाइक पंप्स का यूज होता है ताकि हम इसका ट्रांसपोर्ट करवा सके किसी भी मॉलिक्यूल्स का। मेंटेन्स आयन ग्रेडियंट इसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स मसल फंक्शंस। एग्जाम्पल इसके हैं सोडियम पोटेशियम पंप इन नर्व सेल्स, अपटेक ऑफ आयोडीन बाय थायराइड सेल्स। बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स वाया वेसिकल्स यूजिंग एनर्जी इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। पहले जो हमने किया वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, वो जो न्यूट्रिएंट्स थे उनका ट्रांसपोर्ट करवाया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब लार्ज पार्टिकल्स का, लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाया वेसिकल्स के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट करवाना है, जिसमें एनर्जी भी खर्च होगी। इनको हम कहेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। 2 टाइप्स के होते हैं ये, एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस अभी आगे आएगा। तो एंडोसाइटोसिस मतलब होता है इनटेक ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल बाय इंगल्फिंग देम इन अ वेसिकल्स। मतलब कोई भी अगर हमें जैसे ये कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है तो हम इसको पहले एक वेसिकल में ले लेंगे। ठीक है, अब ये वेसिकल मूव करके जाएगा बाहर या अंदर। जैसे एंडोसाइटोसिस करवाना है तो ये वेसिकल सेल के अंदर आएगा, और वहीं एक्सोसाइटोसिस करवाना है तो ये सेल के बाहर जाएगा। ओके, एंडोसाइटोसिस के टाइप्स होते हैं फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब होता है कि ये सॉलिड्स को इनगल्फ करेगा, मतलब कि जैसे ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, इसको वेसिकल के अंदर लेगा और उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा। जैसे WBC इनगल्फिंग बैक्टीरिया, जैसे कोई सॉलिड, कोई सेल मर गया है तो WBC उसको खा लेता है, इंगल्फ कर लेता है, ख़त्म कर देता है, तो वो हो गया फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। और वहीं पिनोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग का मतलब होता है, अभी हमने सॉलिड्स की बात की, लाइक मैक्रोमोलिक्यूल कोई सॉलिड पार्टिकल है। वहीं पिनोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, मतलब कि ये सेल लिक्विड फॉर्म में होगा, ये जो छोटे छोटे वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, उसका इंगल्फ करवाएगा। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये एंडोसाइटोसिस के अंदर आता है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोसाइटोसिस इज अ सेल्यूलर प्रोसेस बाय व्हिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स, वो सेल को फोल्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को फोल्ड करता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, टू इंगल्फ एक्सटर्नल सब्सटेंसेज फ्रॉम
फॉर्मिंग अ वेसिकल दैट ब्रिंग्स द सब्सटेंस इनटू द सेल। वेसिकल बना लेता है और वो सेल के अंदर ला देता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन सेल इनटेक लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड्स एंड इवन अदर सेल्स। एंड द प्रोसेस बाय विच cell engulfs materials from the external environment into its interior via vesicle formation is called endocytosis। अब मैं बताती हूँ। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड मैक्रोमोलिक्यूल है। अब इसको इसके अंदर लाना है तो ये कैसे लेगा? ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब ये धीरे धीरे उसके अंदर जाएगा। अब ये उसको खाने की कोशिश कर रहा है, फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर और अच्छे से ऐसे बना लेगा और अंदर आ जाएगा इसके, और फिर क्या करेगा, धीरे धीरे उसको अंदर ही ले लेगा ऐसे। अब समझ आया? ये सेल को एक प्रकार से कैप्चर कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है अपने अंदर, अपने मेम्ब्रेन को फोल्ड करते हुए। पहले ऐसे था, फिर इसने स्ट्रक्चर को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड किया ताकि ये उसके अंदर फिट हो सके, और धीरे धीरे उसके नज़दीक जाके फोल्ड करता गया और फाइनली अंदर ले लेता है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस जो अभी हमने पढ़ा था, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग हमने समझा दिया ऊपर ही, और पिनोसाइटोसिस भी समझा दिया, बस इसके डेफिनेशन देखने हैं। ओके, तो फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, ingation of large particles such as bacteria, dead cells or food particles from phagosomes which fuse with lysosome to digest content। जो वेसिकल्स में मैक्रोमोलिक्यूल को इंगल्फ किया रहता है उसको डाइजेस्ट करवा देते हैं हम सेल के अंदर ले जाके। कॉमन इन वाइट ब्लड सेल जैसे मैक्रोफेजेज एंड न्यूट्रोफिल्स, ये सेल्स होते हैं, ये WBC होते हैं, ये जो है ये डेड सेल्स को खा जाते हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं। हमारे अंदर नए ब्लड सेल्स बनते रहते हैं और जो बाकी के डेड सेल्स होते हैं उनको ख़त्म कैसे होता है? वो WBC का ही काम होता है। एग्जाम्पल मैक्रोफेजेज इंगल्फिंग बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हो गए या फिर डेड सेल हो गए, कोई भी चीज़ जो वेस्ट है हमारे बॉडी में उसको ये मैक्रोफेजेज इंगल्फ कर लेते हैं और धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं, बेसिकली सेल ईटिंग। तो सेकेंड है पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल ड्रिंकिंग। अब वेस्ट सॉलिड है तो वेस्ट लिक्विड भी तो होगा। इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड डिजॉल्व सॉल्यूट्स इन द स्मॉल वेसिकल्स, ये स्मॉल वेसिकल्स में सॉलिड को लेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। नॉन स्पेसिफिक अपटेक्नो रिसेप्टर इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बाय इंटेस्टिनल सेल्स, या तो ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको खा जाएंगे या पी जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस जस्ट अपोजिट है एंडोसाइटोसिस का। एक्जोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स एक्सपेल मटेरियल्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सपेल मतलब होता है बाहर निकाल देता है। ओके, बाहर निकाल देता है टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स फॉर्म्ड इनसाइड द सेल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हमने देखा था कि वो धीरे धीरे, ये हमने यहाँ देखा था कि ये धीरे धीरे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को फोल्ड करता है, फिर वो सेल को अंदर ले लेता है उस वेसिकल को। और हम यहाँ देखेंगे इसका अपोजिट। अब हम इसमें देखेंगे कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल है, उसके अंदर कोई वेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है, उसको एक वेसिकल में पैक करेगा। अब इसको बाहर निकालना है तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे पहले इस वेसिकल को किनारे पे लेके आएगा। ठीक है, ये किनारे पे आ गया, यहाँ था, ये यहाँ गया कि उसका जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा और उसको ऐसे बाहर निकाल देगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर करेगा और ये बाहर आ जाएगा। का इट इज इसेंशियल फॉर सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज, वेस्ट रिमूवल्स एंड मेम्ब्रेन रिसाइकलिंग। The process by which cell transports substances from its interior to outside by vesicle fusion with plasma membrane is called exocytosis। एक्जोसाइटोसिस मतलब होता है कि उसको एक वेसिकल में पैक करेगा, उसके बाद उसको सेल से बाहर फेंक देगा। बाहर फेंकने के लिए वो एक पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग बनाएगा आउटवर्ड की तरफ, ताकि वो बाहर जा सके। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाटिक सेल और न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देखते हैं। देखिए ये है वेसिकल्स,
वेसिकल्स से इसको बाहर निकालने के लिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि ये वेसिकल्स जो है यहाँ पे आए और ऐसे बाहर निकाल दी ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं। ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक कह दो। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स कैम्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन glycoproteins present on the cell surface that mediate binding between cells or between cells and एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स। मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होना है वो कैम्स की हेल्प से होता है, या तो बिटवीन सेल सेल, ये भी सेल है ये भी सेल है, और इन सेल के बीच में जो बाइंडिंग हो रही है ये कैम्स के थ्रू होती है। ये कैम्स जो है इस सेल के ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट होंगे जो हमारे इस दोनों सेल के बीच में बाइंडिंग करवाएंगे। ओके, या तो ये सेल सेल के बीच में हो सकता है, या फिर कोई सेल हो, या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, तो इनके बीच में जो बाइंडिंग यहाँ पे कैम प्रेजेंट होगा और इनके बीच में जो बाइंडिंग होगी वो होगी कैम्स के थ्रू। तो कैम्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस दैट मीडिएट बाइंडिंग करवाते हैं बिटवीन सेल्स, दो सेल्स के बीच में, और बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, या तो सेल्स के बीच, या तो दो सेल्स के बीच में, या फिर एक सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बीच में, ये जो बाइंडिंग करवाते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। कैम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन टिश्यू फॉर्मेशन, सेल सिग्नलिंग, इन्फ्लामेशन, इम्यूनिटी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड वाउंड हीलिंग। ये आपको याद करने हैं, ये इसके फंक्शंस है, इसका रोल क्या है वो आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ कैम्स में आ जाएगा कैडहेरिन्स और इंटीग्रिन्स। कैडहेरिन्स मेडिएट सेल टू सेल एडेशन एंड आर कैल्शियम डिपेंडेंट। जो कैडहेरिन्स होते हैं वो सेल्स, दो सेल्स के बीच में एडेशन करवाते हैं और ये कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। ये कैल्शियम Ca और कैडहेरिन Ca, इससे हमारा ये ट्रिक है कि कैडहेरिन्स जो है कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इंटीग्रिन्स मेडिएट सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बीच में एडेशन करवाते हैं और ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम डिपेंडेंट होते हैं। सेल्यूलर जंक्शन। Cellular junctions are specialized structures formed at point of contact between adjacent cells or between a cell and the extracellular matrix, which provide structural integrity, communication and coordination between cells in tissues. बेसिकली सेलुलर जंक्शन होता है जो हमारे दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन करवाता है। इसके टाइप्स हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकता है, इस पे ध्यान देने की बात है। तो पहला टाइट जंक्शन, प्रिवेंट लीकेज। जहाँ टाइट आ जाए वहाँ पे लीकेज टर्म याद रखना है, और जहाँ पे एडहेरेंस आ जाए वहाँ पे नेबरिंग सेल्स याद रखना है। एक एक बताती हूँ। टाइट जंक्शन जो है वो दो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस है उनका लीकेज प्रिवेंट करता है, लीकेज नहीं होने देता। फॉर्म्स अ बैरियर। ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इन बहुत टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं कि इनके बीच में कोई लीकेज नहीं होता है। तो एडहेरेंस जंक्शन होता है कनेक्ट एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑफ नेबरिंग सेल्स, एग्जाम्पल इपिथेलियल सेल्स। टाइट जंक्शन लीकेज प्रिवेंट करता है और एडहेरेंस जंक्शन दो सेल्स के बीच को ऐसे बिल्कुल चिपका के रखता है, नेबरिंग सेल्स जो आसपास के सेल्स हैं। एंड डेस्मोसोम्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एडेशन अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस, कार्डियक एंड स्किन सेल्स। ये डेस्मोसोम्स जो है वो कार्डियक सेल मतलब हमारे हार्ट के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और स्किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन होता है दैट इज़ जैसे ये दो सेल है, जैसे दो सेल है और उसके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, उसके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सचेंज करवाता है, अलाउज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। अब हम आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब होता है जो सेल के अंदर सारी चीज़ें, सारे जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो भी सारे ऑर्गेनेल्स है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं। जैसे हमारे बॉडी में लीवर हो गया, किडनी हो गया, सारे जितने भी पार्ट्स है वो सारी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, सबका काम बटा हुआ है। तो उसी तरह एक सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका सबका काम बटा हुआ है, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विद इन यूकैरियोटिक सेल दैट वर्क टुगेदर
टू मॉडिफाई पैकेज ट्रांसपोर्ट एंड डिग्रेड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो वही हमने कहा कि ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, ताकि जो है वो कोई भी जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हो उसका ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसका पैकेजिंग, उसको वेसिकल के अंदर लाना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना, या फिर कोई वेसिकल के अंदर उसको ख़त्म करना है, जैसे WBC उसको खा जाता था तो वो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आती हैं। A coordinated system of membrane bound organelle involved in synthesis बनाने में processing, packaging and transport of proteins and lipids inside the cell is called endomembrane system। जैसे राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनने के बाद वो गल्गी बॉडी के पास जाता है, वहाँ वो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो जहाँ जहाँ प्रोटीन्स की नीड होती है वहाँ वहाँ उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये है एंडोमेम्ब्रेन का एग्जाम्पल, ऐसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेजर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में आ जाएगा ऑर्गेनेल्स के फंक्शन क्या क्या है। लाइक न्यूक्लियर इन्वेलप क्या करता है, सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म, अलाउज mRNA टू एग्जिट न्यूक्लियस। जैसे ये हमारा सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है और वो न्यूक्लियर इन्वेलप ये न्यूक्लियस को अलग करता है साइटोप्लाज्म से, वो एक कवरिंग होती है न्यूक्लियस की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करता है। हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारा प्रोटीन बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, और वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाते हैं और डिटॉक्सिफाइज टॉक्सिन्स। गल्गी अपैरेचस मॉडिफाइज शॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन्स। गल्गी अपैरेचस का काम होता है कि जो भी प्रोटीन और लिपिड बन के आ रहा है उसको वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स शटल मॉलिक्यूल्स बिटवीन ऑर्गेनल्स। ये जो है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का मतलब होता है कि हमने इतनी बार वेसिकल्स पढ़ लिया है। वेसिकल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स कोई भी मॉलिक्यूल हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, उसको पैक करता है और वो एक्सपोर्ट करने का काम करता है। लाइजोसोम्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। लाइजोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स के अंदर डाइजेशन का काम करवाते हैं, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाइनल एक्सपोर्ट साइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर जो भी बनता है, जो कुछ भी होता है, अगर उसका एक्सपोर्ट करवाना है या फिर इंपोर्ट करवाना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ऑल अलाउज एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ओके, अब आते हैं प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग। पक्का दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, तो यही लास्ट है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है। Protein targeting is the process by which newly synthesized proteins are directed to their proper cellular locations such as nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome और outside the cell। प्रोटीन टारगेटिंग को बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो भी प्रोटीन बना है वो उसको जहाँ पे हमें भेजना है वो उस जगह पे पहुँचा नहीं पहुँचा, उसको पहुँचाने का काम ही प्रोटीन टारगेटिंग है। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग प्रोटीन्स टू स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स और सेल्यूलर कंपार्टमेंट बेस्ड ऑन सिग्नल सीक्वेंसेज इज कॉल्ड प्रोटीन टारगेटिंग। जैसे हमें जो प्रोटीन जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचते कहाँ हैं, सिग्नल्स के थ्रू पहुँचते हैं। तो प्रोटीन टारगेटिंग वही है कि हमने जो प्रोटीन बनाया है सेल के अंदर उसको हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं सिग्नल्स के थ्रू पहुँचाते हैं। अब आते हैं हम प्रोटीन शॉर्टिंग। प्रोटीन शॉर्टिंग इज द मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स द करेक्ट डिलीवरी एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड और आउटसाइड द सेल। करेक्ट डिलीवरी, कहीं इधर उधर ना जाए, प्रोटीन को हम कहीं और पहुंचा रहे हैं वो कहीं और ना चला जाए, दैट इज प्रोटीन शॉर्टिंग। द प्रोसेस बाय विच सेल्स डिस्ट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन इनकोडेड सिग्नल्स इज कॉल्ड प्रोटीन शॉर्टिंग। वही जो हमने प्रोटीन टारगेटिंग देखा वही प्रोटीन शॉर्टिंग। ये कंफर्म करता है कि सेल अपने टारगेट पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, दैट इज प्रोटीन शॉर्टिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, आपको बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस नोट्स से डायरेक्ट पेपर लिखने जाएंगे तो आपका अच्छा
अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो टुडेज़ गोल हैज़ कंप्लीटेड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ये है आपका अवार्ड लेक्चर को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, मेरी एक मैम ने कहा था अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़िंदगी में एक बार मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो वही मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जितनी मेहनत कर पाओ अभी कर लो, क्योंकि बीएससी में नहीं करोगे तो एमएससी में करना पड़ेगा। तो अभी से कर लोगे तो एमएससी में चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि एमएससी में आके सिलेबस और ज़्यादा वास्ट हो जाएगा और ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो नो योर वर्थ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।